हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम 6वीं क्लास का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी 6वीं क्लास 6 क्लास का। चलो आज हम 6वीं क्लास का जो 6 क्लास का पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का जो पार्ट 1 है, उसका जो नाम है अध्याय 1, क्या, कब और कहाँ और कैसे, यही पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं, आज पढ़ते हैं। हमें ये नहीं पढ़ना है, ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस यह पढ़ना है। थोड़ा ये तो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है ना। कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो में सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे कैसे जाना जाता है ना, कैसे जाना जाता है। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जानना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे हम, यानी किस तरह के घरों में रहते थे हम। आखेटों को शिकारी, आखेट किसे कहते हैं, शिकार करना। आखेट आखाटी आखेट आखेटको यानी आखेटको और शिकारियों, मतलब एक ही है इसको। तो पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारिकों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल सकते थे, कौन सी कहानियाँ सुन सकते थे, कौन से नाटक देख सकते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। अगले हेडिंग के बारे में हम जानते हैं। अगले हेडिंग, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, लोग पहले के समय में लोग कहाँ रहते थे, कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो मानचित्र, जो मानचित्र है, ठीक है, जो मानचित्र है एक पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक है, आप लगा लीजिए। कई लाखों वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों को विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों के यही से संग्रह किया करते थे। वे जंगलों को आखेट यानी शिकार भी करते थे, है ना, शिकार भी करते थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों को पता लगाओ। ये पहाड़ी का ऐसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्हें भेड़, बकरी और गाय बैल की जैसे पशुओं का पालतू बनाया शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे, तो ये लोग गांव में रहते थे। ठीक है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों, कौन पहाड़ी है, विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ, पता लगाओ। यह कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान क्या था, विंध्य, विंध्य के उत्तर में स्थित। ये देखिए, भारत के जो मानचित्र है, उपमहाद्वीप का प्राकृतिक सौंदर्य का मानचित्र है। आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर क्या है, ये देखिए, हम दिखा देते हैं। जो सुलेमान है, ये है सुलेमान की पहाड़ियाँ, ये किरथर की पहाड़ियाँ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। देखिए ये पहाड़ी है, इसको हेडिंग अच्छे से कर देते हैं, देखिए ठीक से। ठीक है, ये और ये किरथर की पहाड़ी होगी। यहाँ पर किरथर की पहाड़ी है। अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। आते हैं आगे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को पता लगाने का प्रयास करें।
तो सिंधु नदी अभी कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है, पंजाब, ठीक है। तो सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदियों में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर, फले फूले गांव व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्तीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कितना वर्ष हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। शोक नदी किसे कहते? सोन नदी है ना। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है, जाना जाता था। और इसके जो शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने ये विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी कि लोग ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी और फिर भी यह यात्रा करने के लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, ठीक है। लोग क्या करते थे पहले के समय में? पहले के समय में गाड़ी घोड़ा नहीं था, तो ये पैदल नाव था उस समय। तो एक स्थान से दूसरे स्थान नाव के जलयान के द्वारा, नाव के द्वारा, यानी नाविक उस समय बहुत थे, इसीलिए वो नाव से यात्रा करते थे एक स्थान दूसरे स्थान, ठीक है, पहले के समय में। आज के समय में तो बहुत सारे निकल गया है। अब देखें आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं? तो देखिए एक बार फिर से मानचित्र एक को देखिए। कह रहा है कि एक बार फिर से मानचित्र एक को देखिए और पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हुए, हालांकि लोगों के के लिए इन नियमों को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध बनाया। कई सौ वर्ष से लोगों पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए तरीकों के बारे में एक दूसरे को विचार को अपनाते रहे हैं, ठीक है। अब देश के नाम, जो हमारे देश है भारत, उसका नाम ये पूछ रहा है किस तरह उत्पन्न हुआ, किस तरह, ये देश के नाम पे हम जानेंगे। अपने देश के लिए हमें प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। और इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है बाबू? इंडस। देखो यहाँ पर इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों से सिंधु को इंदोस और इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता है। भारत का लगभग प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया गया था। इन समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक उल्लेख लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के होने लगा। बाद में क्या हो गया? देश में होने लगा है, ठीक है। अब आते हैं अतीत के बारे में। अब कैसे पता लगा? अतीत के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हो? तो अतीत के बारे में कैसे जाने, यही चीज़ है, ठीक है।
अतीत की जानकारी हम कई तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से कई तरीका अतीत में लिखी गई है। पुस्तकों का ढूंढना और पढ़ना, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाली मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लेनिन शब्द से मेनू, जिसका अर्थ हाथ से लिखा, हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अर्थात हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भूरज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। एक क्वेश्चन है बाबू कि अभिलेख क्या है? तो देखो, अभिलेख का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ। अभिलेख का मतलब होता है हाथ से लिखा गया लेख को अभिलेख कहते हैं। यह अभिलेख तार के पत्ते पर या किसी भी चट्टान पर या किसी प्रकार पर घास फूस पर पत्ते पर लिखा जा सकता है, उसी को अभिलेख कहा जाए। अभिलेख का प्राय यह होता है कि हमारे हाथ से लिखा गया लेख को जो अभिलेख कहते हैं। ठीक है, ये कुछ अभिलेख है। देखिए, ये अभिलेख आपको दर्शा रहा है, देखिए चित्र में। ठीक है, ये अभिलेख आपको दर्शा रहा है ये इसके बारे में। इतने वर्षों में इसमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था और कुछ नष्ट कर दी गई। हालांकि जाहिर से बात है कि बहुत अभिलेख तो बहुत दिन का हो, तो कोई करोड़ सौ वर्ष पहले का होगा, है ना। तो उस समय का अभिलेख रह गया, थोड़ा खराब टाइप का रहेगा, कुछ कीड़े खा जाएगा, कुछ बाहर मतलब बिगड़ जाएगा उस समय, इस समय के हालात में। ठीक है, तो फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है। बाबू मंदिर तो समझते हैं, लेकिन बिहार ये मत समझना अपना बिहार है। बिहार का मतलब बिहार का मतलब ये होता है घूमना, किसी बढ़िया जगह में घूमना। ठीक है, बिहार कहा जाता है। जैसे कि बोध गया, ये पाटलिपुत्र, ये बिहार है घूमने के लिए। ठीक है, प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन में औषधीय तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विचारों का चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखते हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृतिक भाषाओं कौन लोग करते हैं बाबू? आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों में कभी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अर्थात धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकते, पढ़ सकते तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य लोग अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपनी कार्यों के वितरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते हैं। ठीक है, रखा करते हैं, यही है, रखा करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। जो ये जाहिर से बात है कि जो पुराने चीज़ का वस्तु के बारे में अध्ययन करता है उसका पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों का अवशेषों, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए धान, बीज तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाली होते हैं। अब देखिए, मिट्टी का बना होगा तो कितना साल के बाद अब रहेगा? नहीं न रहेगा, बिगड़ जाएगा। पुरातत्वविद जानवर, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। हमारे जो पुरातत्वविद हैं वो क्या करते हैं कि चिड़ियों, मछलियों और जानवर की हड्डियों भी ढूंढते हैं। इसमें से उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते हैं थे और वनस्पति के अवशेष बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्य अन्न के दाने अर्थात लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब आते हैं कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे, है ना। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं और स्रोत
के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत की पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविदों इन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। होता है कि अतीत एक या अनेक, अतीत एक है या अनेक है। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान देने के लिए किया गया है। अलग अलग समूहों के लिए, लोगों के लिए अलग अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक अर्थात कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारिकों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के लिए अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियों पकड़ कर शिकार करके तथा फल फूले के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। क्या थे? अतीत के लिए क्या थे? विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद हैं। इसमें समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रहकार, कृषक अर्थात पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व की सहायता से हम अनेक जीवन को जानने की मदद मिलती है। हालांकि सभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जाना शेष है। हालांकि अभी कुछ जाना अभी शेष है। ठीक है। तिथियों का मतलब, अब बताओ कि तिथियों का मतलब क्या होता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसाई मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो ईसा मसीह है उनके जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष के कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इसी पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथि को उल्लेख करेंगे। ठीक है, उल्लेख करेंगे। ये देखो बाबू, यूपीएससी की दृष्टि से ये बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये जो चार्ट दिया गया है आपका, ये चार्ट, इसको बारे में जानना, ये चार्ट क्या कह रहा है क्या नहीं, तो इसके बारे में जानना है। तो चलते हैं चार्ट के बारे में। अंग्रेजी में बीसी यानी हिंदी में एसपी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में एसपी लिखी जाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है तथा इनका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह कभी कभी कह रहा है कि कभी कभी एडी की जगह क्या आ जाए बाबू, तो सीई तथा बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग होता है। सीई का अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ में हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का प्रयोग है जिसका तात्पर्य बिफोर, प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि पृष्ठ दो तिथियां है, पृष्ठहीन पर दो तिथियां है।
उनका पता लगाओ और इसके लिए किस तरह का समूह आप करोगे, ये जो तिथियां दिया गया है नीचे उसको आप पता लगाओ। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है अन्यत्र, यानी अपने भारत के देश के अलावा और कौन कौन से देश में ऐसा जो घटना हुआ है कि नहीं हुआ है। अन्यत्र मतलब अन्य भी ऐसे देश में हुआ है कि नहीं, इस हेडिंग से आपको मालूम चल जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। हमसे कई अभिलेख कई सौ पूर्व लिखे गए थे। अभिलेखों से लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुके हैं। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि लिखा जाता इसका पता अज्ञात लिपियों का अर्थ निकालने के एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार के अज्ञात लिपियों को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी जो अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष यहाँ राजा रानी रहते थे। कितना हजार, ये देखिए ये चित्र है उस समय का, ये चित्र है, देखिए किस तरह का चित्र बनाया गया है, देख रहे हैं किस तरह का। अब नीचे दिया है मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। कौन सा नामक, रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिलता है जिसे पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यह राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से प्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कारतूस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों का अगल बगल तो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद विद्वानों को यूनानी तथा मिस्र के संकेत अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनियों का पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, एल अक्षर किस तरह होता है, इस तरह होता है। एल अक्षर के लिए ए अक्षर के लिए चिड़ियों का चित्र बनते हैं। बार बार उन्होंने एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों किनारे के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, किसके लिए अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपका दिया है कि कल्पना करो कि तुम एक पुरातत्वकार लेना है, ये अपना कल्पना करना है। लेकिन यहाँ पर दिया है कि उपयोगी शब्द, क्या क्या उपयोगी शब्द आया है, ये बहुत मायने रखता है। जो इस बुक में पढ़े उपयोगी शब्द है ये क्या है। तो सबसे पहले आया है उपयोगी यात्रा आया है। पांडुलिपि क्या है, यात्रा कहाँ से एक स्थान दूसरे स्थान से किया गया है। पांडुलिपि क्या है, हाथ तारपत्रों पर लिखा हुआ, हाथ से लिखा। अभिलेख यानी पत्थरों पर खुदा या किसी पर खुदा हुआ लेख अभिलेख कहते हैं। पुरातत्व का मतलब जानते हैं और पुराने अवशेष को पुरातत्व कहते हैं। इतिहासकार मतलब जानते हैं, जो कि पुरातत्व का जो अध्ययन करते हैं इतिहासकार कहलाते हैं। स्रोत समझते हैं, जो कि पुराने समय में जो चीज़ें मिलते हैं उसे उन स्रोत कहा जाता है। अज्ञात लिपि जो आज तक ये पढ़ा नहीं जा सकता है, अज्ञात कुछ पढ़ा जा सकता है कुछ नहीं, उसी को अज्ञात लिपि के बारे में अर्थ निकालना, ये हमें अर्थ निकाल दिए हैं। ठीक है, याद करो। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आया है कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दिया। तो कृषि आरंभ, मतलब कृषि आरंभ कब हुआ था, तो कृषि आरंभ हुआ था 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, उसके बाद आते हैं गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य कब हुआ था, तो गंगा घाटी के जो मगध राज्य बड़ा कब उभर के आया था, वो
आया था, हालांकि कितना में 2500 वर्ष पूर्व आया था, वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। ये दिया गया है, मिलान दिया है बच्चा। तो आइए मिलान कर लेते हैं, इसको मिलान कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मगध पहला 12 राज्य, ठीक है। सिंधु यहाँ पर ये मिल गया। अब मिलान कीजिए तो नर्मदा घाटी क्या होगा, तो नर्मदा घाटी में क्या होगा, कृषि होगा। तो सबसे पहले सिंधु इसकी सहायक नदी, प्राथमिक नगर, ठीक है, ये हो जाएगा प्राथमिक नगर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आ गया है तथा गंगा घाटी। तो गंगा घाटी क्या होगा, गंगा घाटी, गंगा घाटी होगा गोरा पहाड़ी। तो गोरा पहाड़िया होगा आपके आखेट संग्रह के लिए होगा, ठीक है। गंगा घाटी